आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंस्टांस और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले इंस्टांस वेरिएबल को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और इसको आगे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक ए नाम का एक वेरिएबल है। ये ए वेरिएबल हमारा कैसा वेरिएबल है? तो ये वेरिएबल हमारा एक इंस्टांस वेरिएबल है। ठीक, यहीं इस मेथड के अंदर M1 मेथड के अंदर हम वेरिएबल एक्स जो देख रहे हैं आप, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ एज्यूम कीजिए कि हम यहाँ पर इस M1 मेथड में हम इंस्टांस वेरिएबल का जो a है इसका वैल्यू को हम यहाँ इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये M1 मेथड में हम a में यहाँ पर प्रिंट भी कर रहे हैं। M1 मेथड में इंक्रीज़ भी कर रहे हैं और प्रिंट भी कर रहे हैं। नाउ अब अगर हम यहाँ पर अपने मेन मेथड में अगर हम M1 मेथड को अगर कॉल करें, है ना, M1 मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम M1 मेथड को अब कॉल कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो a का वैल्यू अगर 9999 है तो M1 मेथड जब कॉल करेगा तो फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आएगा और a का वैल्यू को इंक्रीज़ करके हो जाएगा हमारा 10,000 और a का वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो हम आपको आउटपुट आना चाहिए 10,000। हम यहाँ देखें अगर आउटपुट तो आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा 10,000 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से M1 मेथड को अगर कॉल करें, है ना, फिर से अगर कॉल करें तो क्या होगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा OB नाम का। ये ऑब्जेक्ट OB के जरिए M1 मेथड को कॉल किया तो इसको कॉल करेगा और इस यहाँ पर आने पर a का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर से 10,000। a का वैल्यू प्रिंट कितना करेगा? 10,000। वहीं दूसरा लाइन में M1 मेथड को फिर से अगर कॉल करें तो M1 मेथड को यहाँ पर आएगा और लास्ट जो मॉडिफाइड वैल्यू है a का वो 10,000 था तो 10,000 प्लस 1 हो जाएगा तो 10,001 हो जाएगा, है ना। अगर हम प्रिंट करें यहाँ पर a का वैल्यू जो प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पर आउटपुट दो आउटपुट आएगा। पहला वाले के केस में 10,000, दूसरे वाले के केस में 10,001। ठीक है, अब अगर हम फिर से अगर M1 मेथड को कॉल करें, फिर से अगर हम सेम काम करें M1 मेथड को कॉल करें अगर हम, तो आप देखेंगे क्या कि फिर से क्या होगा? तो लास्ट मॉडिफाइड a का कितना था? तो 10,001 था कि नहीं, उसमें प्लस 1 कर देगा तो 10,002 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो आप देख सकते हैं आप पहला केस में 10,000, दूसरे केस में 10,001, तीसरे केस में 10,002। अब अगर हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट 1 OB1 नाम दिए इसका, है ना, तो हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं OB1। अब इस OB1 के जरिए हम M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, M1 मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। तो अब जो है ये इसके केस में आउटपुट कितना आना चाहिए? लास्ट मॉडिफाइड वैल्यूज जो था हमारा 10,002 था, यानी 10,003 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? तो इसके केस में क्या होता है समझिएगा, जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना तब क्या करेगा कि ये एक नया इंस्टांस वेरिएबल यानी जो 9999 था इसी के साथ a को इनिशियलाइज करेगा। अच्छा, और अब क्या होगा जब ये M1 मेथड को कॉल किए तो a का वैल्यू को इंक्रीज कर देगा यानी a का वैल्यू को 10,000 कर देगा। अब यहाँ पर a का वैल्यू प्रिंट हो रहा है तो यहाँ इस लाइन के लिए इसका वैल्यू कितना प्रिंट होगा? तो 10,000 ही प्रिंट होगा, यहाँ पर 10,000 ही प्रिंट होगा। अब आउटपुट देख सकते हैं। हाँ, देखिए चौथा नंबर लाइन में आपका जो M1 मेथड द्वारा हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए OB1 उसके जरिए जो M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं इसके लिए कितना प्रिंट कर रहा है? 10,000 प्रिंट हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का रीज़न? तो उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये मेन मेथड है, हमारा मेन मेथड है, ये क्लास टेस्ट के अंदर है ना। मेन मेथड हमारा क्लास टेस्ट के अंदर है। तो जैसे ही ये लाइन इनकाउंटर करेगा, JVM इनकाउंटर करेगा ये लाइन, तो क्या करेगा? मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये मेमोरी हमारा जावा में 5 तरह का मेमोरी होता है। उसमें से एक मेमोरी होता है मेथड एरिया, जहाँ पर आपका जो है बाइट कोड लोड होता है। दूसरा होता है स्टैक मेमोरी और तीसरा होता है हिप मेमोरी। 3 तरह का मेमोरी होता है जावा में। ठीक है, 3 तरह का मेमोरी होता है। सबसे पहला क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग मेथड एरिया। मेथड एरिया में
आपका कोई भी बाइट कोड वगैरह यहाँ पर स्टोर होता है। वहीं दूसरा जो है इसको कहते हैं हम लोग स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी। वहीं तीसरा ये होता है हमारा हिप मेमोरी। ठीक है, ठीक। तो क्या होगा, जैसे ही ये लाइन मिला डेमो ओबी इक्वल टू न्यू डेमो, तो क्या करेगा आपका सबसे पहले ये डेमो क्लास का बाइट कोड को यहाँ पर मेमोरी में लोड करेगा, है ना। उससे पहले हम, चूँकि हमारा क्लास टेस्ट लोड हुआ है, तो उससे पहले आपका क्लास टेस्ट पहले लोड होगा। क्लास टेस्ट लोड होने के बाद अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पर ये जो है डेमो क्लास का आपका मेथड बाइट कोड को मेमोरी में लोड करेगा। डेमो डॉट क्लास, इस क्लास का बाइट कोड को मेमोरी में लोड करेगा। लोड करने के बाद जैसे ही मिला ना आपका कंस्ट्रक्टर मिला, तो मेथड एरिया में डेमो डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में लोड करेगा। लोड करने के बाद ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हिप मेमोरी में। ठीक है, ये हम इस तरह से ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको जो है कुछ नाम देगा। रेफरेंस वेरिएबल इसका क्या नाम पड़ा, तो इसका नाम ओबी पड़ा। ये करने के बाद अब जो है इस क्लास में एक इंस्टेंस वेरिएबल है ए। ये जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ओबी नाम का ऑब्जेक्ट के अंदर एक जो है इंस्टेंस वेरिएबल ए है ना, ये ए डिक्लेयर करेगा। और चूंकि ए का इनिशियलाइज यहाँ किया हुआ है, कितना से किया हुआ है, तो 9999 के साथ, तो वो उसी के साथ उसको इनिशियलाइज करेगा। अगर यहाँ पर ये इनिशियलाइज नहीं किया हुआ रहता, तब जो है ये क्या करता, इसको डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन ये करता। चूँकि यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है 9999 के साथ, तो वो इसी वैल्यू के साथ इसको क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, अच्छा, ये 9999 के साथ इसको इनिशियलाइज कर दिया। इतना काम ये लाइन से आपका होगा ना। अब ये लाइन काम होने के बाद, अब अगर जैसे ही ये लाइन इसको मिलेगा, M1 मेथड को कॉल करेगा, तो M1 मेथड कॉल करेगा तो क्या होगा, ए का वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। कितना से इंक्रीज कर रहा है, तो 1 से, है ना। ob.m1, ओबी के साथ M1 मेथड को कॉल करेगा। अब ये क्या करेगा कि ए का जो वैल्यू है वो कितना से इंक्रीज कर देगा, 1 से इंक्रीज कर देगा। अब जो है एक अब ए में जाके क्या स्टोर हो जाएगा, तो 10,000 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10,000 स्टोर करेगा। 10,000 स्टोर करने के बाद ये काम होने के बाद क्या करना है, ए का वैल्यू को प्रिंट करना है। तो ए का वैल्यू कितना प्रिंट कर देगा, तो 10,000 ये प्रिंट कर देगा ना। इसके बाद सेकंड फिर से आपका M1 मेथड कॉल हुआ, ये ऑब्जेक्ट ओबी के साथ हुआ ना। हाँ, तब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ओबी में ए का जो वेरिएबल है, वेरिएबल ए है, इसका वैल्यू कितना से, लास्ट वैल्यू कितना है, तो 10,000 है ना। अब इस M1 मेथड को जैसे फिर से कॉल किए, तो क्या करेगा, यहाँ पर फिर से ये जो है ए का वैल्यू को इंक्रीज करेगा। कितना से, तो 1 से, है ना। अब जो है यहाँ पर ए का वैल्यू 10,000 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा, तो 10,001 स्टोर हो जाएगा। हम इसको यहीं पर लिख देते हैं, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, 10,001 स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद अब ये क्या करना है, प्रिंट करना है ना। तो ए का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, तो 10,001 प्रिंट करेगा। ये हमारा इस लाइन का भी काम हो गया ना। थर्ड लाइन क्या है, ob1.m1, ob1.m1 फिर से ऑब्जेक्ट ओबी के जरिए M1 मेथड को कॉल किया। तो M1 मेथड ऑब्जेक्ट ओबी के जरिए M1 मेथड को जो कॉल किया, तो ए का वैल्यू कितना है, 10,001। फिर इस लाइन में आएगा कि नहीं, हाँ, फिर यहाँ पर आया और ए का वैल्यू को इंक्रीज करना है। ए का वैल्यू कितना है, तो 10,001 है। अब इसमें +1 करेगा तो कितना हो जाएगा, 10,001 + 1 यानी 10,002। यहाँ पर इसका वैल्यू 10,002 स्टोर करेगा। ठीक है, ये काम करने के बाद फिर से जो है ए का वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ए का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 10,002 प्रिंट किया, है ना। चलिए, यहाँ के केस में यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब जो है फिर से ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का नया फिर से एक ये जो मिला लाइन, ये जो सिंटेक्स मिला,
इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहला बाइट कोड लोड करना है। तो चूंकि ऑलरेडी लोड है तो दोबारा लोड ये नहीं करेगा, है ना। अब जो है फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्या नाम बनेगा, तो ओबी नाम के साथ ये जो है मेमोरी में, हीप मेमोरी में फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या देगा, तो OB1 देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको रेफरेंस वेरिएबल के जरिए इसको पॉइंट आउट हम लोग कर देते हैं। ठीक ना, ये करने के बाद है ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसके इंस्टेंस वेरिएबल में ए है, तो यहाँ पर फिर से OB1 में एक नया इंस्टेंस वेरिएबल ए आएगा और इस ए को जो है कितना से इनिशियलाइज करेगा, तो 9999 के साथ। इस नाकाम इस लाइन के जरिए आपका पूरा होगा। ठीक, अब जैसे ही फिर OB1 के जरिए M1 मेथड को कॉल करेंगे, OB1 के जरिए M1 मेथड को कॉल करेंगे, तो क्या करना है, यहाँ पर ए का वैल्यू को इंक्रीज करना है कि नहीं। हाँ, तो ए का वैल्यू है कितना, तो 9999। अब इसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10,000। इसको हटाएगा और इसके जगह पे 10,000 स्टोर करेगा। ठीक है, ये स्टोर करने के बाद क्या करेगा, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर ए का वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। कितना है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू है 10,000। ठीक है, अब अगर एज्यूम कीजिए, अब अगर हम यहाँ पर इसके बाद एक नया स्टेटमेंट लिखते हैं OB.M1, अब अगर हम OB.M1 लिखते हैं तब क्या आउटपुट आना चाहिए, OB.M1 अगर हम ऐसा लिखते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट OB में ए का वैल्यू कितना है, तो 10,002। अब हम M1 मेथड कॉल कर रहे हैं ना, M1 मेथड कॉल करेंगे, क्या करेगा, प्लस प्लस से ए का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो ए का वैल्यू इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, 10,003। कितना हो जाएगा, 10,003 ना, यहाँ 10,003 हम लिख देते हैं और क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। कितना प्रिंट करेगा, 10,003। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर लिखें OB.M1 तो क्या प्रिंट करना चाहिए, 10,003 प्रिंट करना चाहिए। देख सकते हैं लास्ट लाइन में 10,003 आ गया। तो ये था हमारा इंस्टेंस वेरिएबल पे कंप्लीट अवेयरनेस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी स्टैटिक वेरिएबल पे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल क्या है, तो एक नॉर्मल जावा वेरिएबल है जो किसी क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होता है। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में भी हम लोग क्या देखें कि ये भी किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। ठीक है, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में सबसे पहला चीज़ क्या, कि जैसे ये हमारा ए जो वेरिएबल है, ये एक ऐसा वेरिएबल है, इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, दैट्स वाई ये कैसा हो गया, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, अगर किसी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते तो वो क्या कहलाता, लोकल वेरिएबल। वहीं अगर हम किसी वेरिएबल के आगे इस तरह से स्टैटिक कीवर्ड अगर लगा दें तो ये हमारा बी जो है कैसा वेरिएबल हो गया, ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि स्टैटिक वेरिएबल को भी मेथड के अंदर आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कोई भी मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, ये क्लास लेवल में ही होगा। ये पहला पॉइंट होगा ना। दूसरा क्या कि जब हम कोई वेरिएबल को अगर स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तब क्या होगा, वो एक सिंगल कॉपी अपना वैल्यू जो है वही सभी ऑब्जेक्ट के साथ, अपने प्रीवियस ऑब्जेक्ट के साथ, फ्यूचर ऑब्जेक्ट के साथ वो शेयर करता है ना। जैसे हम देखें ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल के केस में, जैसे हम देखें इंस्टेंस वेरिएबल के केस में कि हर बार नया ऑब्जेक्ट बनता है तो नया जो है वैल्यू को वो स्टोर करता है ना, जो वैल्यू है इसी वैल्यू के साथ वो स्टोर हो रहा था। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम लोग जरा इसको समझने का कोशिश करते हैं। ये क्लास डेमो के अंदर हम यहाँ एक इंस्टेंस वेरिएबल ए लिए हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या इसको ए को इनिशियलाइज किए हैं तो 9999 के साथ, तो हम इसको हटा देते हैं, 9 से ही इनिशियलाइज करते हैं। वहीं बी को हम कोई इनिशियलाइज नहीं किए हैं, तो बी हमारा
जो है कैसा वेरिएबल है, तो ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो बी के केस में भी ये भी क्लास लेवल वेरिएबल हुआ, इसका भी अगर इनिशियलाइज नहीं कीजिएगा आप तो इसका भी डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन होगा। इंटीजर है तो 0 के साथ ये आपका इनिशियलाइज डिफ़ॉल्ट वो करेगा। तो हम यहाँ पर समथिंग वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं। हम यहाँ पर एज्यूम कीजिए हम इसका इनिशियलाइज कर रहे हैं 5 से। ठीक, ये हमारा M1 मेथड है। M1 मेथड में हम b का वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं और हम यहाँ a का वैल्यू को भी इंक्रीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों हम काम को कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और आपका इंस्टांस वेरिएबल दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। दोनों का वैल्यू में मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अपने मेन क्लास टेस्ट में एक क्लास टेस्ट लिए हैं जहाँ पर मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं OB नाम का, एक दूसरा ऑब्जेक्ट किए हैं OB1 नाम का। ठीक है, अब जरा सा इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे ये इंटरनली काम करता है। अब आप देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं जावा में 5 तरह का मेमोरी होता है। अभी हम यहाँ पर डिस्कस 3 मेमोरी पे ही कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका ये वाला हो गया आपका मेथड एरिया, दूसरा हो गया हमारा स्टैक मेमोरी और तीसरा हो गया कौन सा मेमोरी, तो हीप मेमोरी। ठीक है, ये 3 तरह का मेमोरी है। ये हमारा तीसरा वाला जो है ये हो गया हमारा हीप मेमोरी। ये हमारा हीप मेमोरी हो गया, ये हमारा हो गया स्टैक मेमोरी, सॉरी ये हमारा हो गया मेथड एरिया। ठीक, ये हमारा मेथड एरिया हो गया, ये हमारा स्टैक मेमोरी हो गया और ये वाला हो गया हमारा हीप मेमोरी। ठीक, चलिए अब जरा हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला आप जब कंपाइल करिएगा, कंपाइल करने के बाद जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन मेथड मेमोरी में लोड हुआ। सबसे पहला हमारा मेन मेथड जो जिस क्लास में है, किस क्लास में है, टेस्ट क्लास में है, तो सबसे पहले टेस्ट क्लास का बाइट कोड को मेमोरी में ये लोड होगा। ये किस जगह पर लोड होता है, ये हमारा मेथड एरिया में लोड हुआ। लोड होने के बाद अच्छा यहाँ पर क्या होगा कि ये लाइन जो इनकाउंटर हुआ, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेमो OB इक्वल टू न्यू डेमो। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। इस लाइन में सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर को देखते हुए ये देखता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमको डेमो क्लास का, तो सबसे पहले डेमो क्लास का बाइट कोड को मेमोरी में लोड करेगा। डेमो क्लास का बाइट कोड मेमोरी में हमारा लोड हो गया। लोड होने के बाद डेमो डॉट क्लास ये हमारा मेमोरी में लोड हो गया। लोड होने के बाद अब चूंकि न्यू कीवर्ड लगा है, मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किस जगह पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो हीप मेमोरी में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इसका एक रेफरेंस वेरिएबल देगा। क्या रेफरेंस वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, तो OB नाम है। तो OB के साथ इसको ये हमारा ये आपका काम हुआ। इतना काम होने के बाद ये देखेगा कि ये क्लास लेवल में कितना इंस्टांस वेरिएबल है, तो पहला इंस्टांस वेरिएबल है A। तो यहाँ पर इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, एक इंस्टांस वेरिएबल A को डिक्लेयर करेगा। क्योंकि इसका आप इनिशियलाइज किए हुए हैं तो JVM इसको इनिशियलाइज डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा और आप जो वैल्यू दिए हैं 9 उसी वैल्यू के साथ A को इनिशियलाइज ये करेगा। इतना काम होगा। ये काम होने के बाद क्या होगा, एक और वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल B। ये भी आपका हीप मेमोरी में ही एक जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा स्पेस। यहाँ पर इसको इस वेरिएबल B को ये इनिशियलाइज वेरिएबल B को आपका डिक्लेयर करेगा। डिक्लेयर करने के बाद है ना, क्योंकि यहाँ पर ये देखेगा कि आप इसको इनिशियलाइज किए हैं कि नहीं किए हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिए हैं तो JVM डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा। आप जो वैल्यू दिए हैं उस वैल्यू के साथ B को इनिशियलाइज वो कर देगा। इतना काम ये करेगा इस लाइन के जरिए। इस काम होने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, OB.M1 ऑब्जेक्ट OB के जरिए M1 मेथड को कॉल करेगा। जब M1 मेथड को कॉल करेगा तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा। इस लाइन में आने के बाद क्या है, ++B मतलब B का वैल्यू में चेंज कीजिए। कितना से चेंज कीजिए, तो 1 से इसका B का वैल्यू को मॉडिफाई कीजिए।
तो बी का वैल्यू है कितना 5, इसको हटा के बी का वैल्यू चेंज करके कितना कर देगा 6। ठीक है, ये काम हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या है प्लस प्लस ए। अब ए का वैल्यू को भी इंक्रीज करना है। ए का वैल्यू था कितना 9, इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 10। तो प्रीवियस वैल्यू को हटाएगा और ए की जगह पे नया वैल्यू 10 ये स्टोर करेगा। ये काम हुआ। ये काम होने के बाद बी का वैल्यू प्रिंट करेगा और ए का वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो बी का वैल्यू कितना है 6, क्या प्रिंट करेगा 6, और ए का वैल्यू कितना है 10, तो 10 प्रिंट करेगा। ये काम होने के बाद ये पहला लाइन का काम हो गया। इस लाइन का काम होने के बाद अब सेकेंड लाइन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगा ob.m1। अगेन ob के जरिए m1 मेथड को कॉल करेगा। m1 मेथड को कॉल करेगा तो फिर से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इसी जगह पे आएगा। अब b का वैल्यू को फिर से कितना क्या करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। कितना से, तो 1 से। तो b का वैल्यू जो 6 था ये इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर b का वैल्यू चेंज होकर 7 हो जाएगा। ये काम होने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या है प्लस प्लस a। अब a का वैल्यू को वो इंक्रीज करेगा। a का वैल्यू था कितना 10, अब a का वैल्यू को इंक्रीज करके कितना कर देगा 11। ठीक है, 11 किया। 11 करने के बाद क्या बोल रहा है, तो b का वैल्यू प्रिंट करने। तो b का वैल्यू कितना है 7, और तो 7 प्रिंट करेगा, है ना, 7 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन क्या है a का वैल्यू प्रिंट करना। a का वैल्यू कितना है 11, तो क्या करेगा 11 भी प्रिंट करेगा। ये काम होने के बाद इसका काम, इस लाइन का भी काम हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है डेमो ob1 इक्वल टू न्यू डेमो। इस लाइन का मतलब क्या हो, फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कि नहीं, यस, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। कहाँ पर क्रिएट होगा, तो हीप मेमोरी में, है ना। हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, सेम प्रोसेस वही आएगा, है ना। और इसका क्या नाम देगा ob1। ob1 नाम देने के बाद फिर से देखेगा क्लास के अंदर क्या है, तो एक इंस्टेंस वेरिएबल है a। तो इस a को इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा, है ना। क्या करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल a को डिक्लेयर करेगा। वेरिएबल a में डिक्लेयर करने के बाद क्योंकि आप इनिशियलाइज किए हुए हैं तो ये इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, आपके वैल्यू के साथ को इनिशियलाइज करेगा। तो आप कितना से इनिशियलाइज किया है 9 से, तो ऑब्जेक्ट 1 में क्या ob1 में a का वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा 9 के साथ। ठीक है ना, इतना काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिक वेरिएबल b का क्या हुआ, तो b एक बार डिक्लेयर हो गया, ये दोबारा अब डिक्लेयर नहीं होगा। अब यही वैल्यू को ये सभी नए ऑब्जेक्ट के साथ भी और भी कुछ नया ऑब्जेक्ट बनता है तो उसी वैल्यू के साथ वो अपना वैल्यू को शेयर करेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर होता है इसीलिए नया ऑब्जेक्ट बना तो नया वैल्यू के साथ वो इनिशियलाइज किया। ठीक है, इतना काम हुआ। इस काम होने के बाद ob1.m1 के जरिए m1 मेथड को कॉल करेगा। तो ob1 के जरिए m1 मेथड को जो कॉल करेगा तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फिर यहाँ आएगा। b का वैल्यू को चेंज करना है, b का वैल्यू में प्लस करना है कितना, तो 1। तो b का वैल्यू था कितना 7 था, तो b का वैल्यू इंक्रीज करके अब कितना हो गया, तो 8 हो गया ना। प्लस प्लस a, अब क्या है a का वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो a का वैल्यू है कितना 9, ob1 के लिए a का वैल्यू कितना है, तो 9 है। अब ये a का वैल्यू में भी चेंज करेगा। a का वैल्यू कितना से इंक्रीज करेगा 1 से, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक ना। नेक्स्ट लाइन क्या है b का वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन क्या है b का वैल्यू को प्रिंट करना। तो b का वैल्यू कितना है 8, क्या प्रिंट करेगा 8, है ना। वहीं नेक्स्ट लाइन फिर क्या है a का वैल्यू को प्रिंट करना। a का वैल्यू है कितना, तो a का वैल्यू 10 है, क्या प्रिंट करेगा 10। ये हमारा यहाँ का काम हुआ। ये काम होने के बाद फिर अब क्या है, फिर मेन मेथड में क्या, मेन मेथड में हमारा ये लास्ट एग्जीक्यूशन बचा ना, क्या है ob.m1। ob ऑब्जेक्ट के जरिए m1 मेथड को कॉल करेगा। तो ob के लिए a का वैल्यू कितना स्टोर है 11, और यहाँ से, और b का वैल्यू तो जो है देख रहे हैं आप, तो ob.m1 है ना। यहाँ से हमारा अब जो है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इस यहाँ पर आएगा और क्या करेगा m1 मेथड, ऑब्जेक्ट ob के जरिए m1 मेथड को कॉल करेगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ob के जरिए m1 मेथड को कॉल करा, क्या बोल रहा है प्लस प्लस b का वैल्यू है कितना 8 है, तो b का वैल्यू प्लस प्लस होने के कारण
बी का वैल्यू चेंज होकर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो गया। 9 होने के बाद क्या हो रहा है, फिर प्लस प्लस ए का वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो ऑब्जेक्ट ओबी के लिए ए का वैल्यू कितना है, 11 है, तो ऑब्जेक्ट ओबी में 11 जो था अब उसमें चेंज करके अब वो कितना कर देगा उसको, तो 12 कर देगा। यहाँ का भी काम हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, तो बी का वैल्यू को प्रिंट करना है। तो बी का वैल्यू है कितना, 9 है, तो 9 प्रिंट किया। ए का वैल्यू है कितना, 12 है, तो क्या प्रिंट करेगा, 12। ये हमारा आउटपुट आएगा, है ना। इस पर हम चेक करना चाहें तो हम अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। आउटपुट देख रहे हैं, 6 7 8 9 10 11 10 12, 6 7 8 9 10 11 10 12। अकॉर्डिंगली हमारा यही हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। यानी स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्या करता है, एक ही बार डिक्लेयर होगा और यही वैल्यू को वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करेगा, अपने कुछ पुराना ऑब्जेक्ट के साथ भी और नया ऑब्जेक्ट के साथ भी अपना लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू को वो सभी के साथ शेयर करता है। तो यही डिफरेंस है इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो के जरिए आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं।